बात यहां से करेंगे बीजापुर का इतिहास। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीजापुर है कहां। बीजापुर आधुनिक कर्नाटक में है। बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने की थी। यूसुफ आदिल शाह शिया संप्रदाय का समर्थक था। देखिए, इस्लाम में दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। तो शिया संप्रदाय का समर्थक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने एक मराठी स्त्री बुगुफी खानम से निकाह किया था। यूसुफ आदिल शाह के बाद इस्माइल शाह शासक हुआ। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। और कब की थी? 1489 ईस्वी में की थी। अब बात करते हैं इब्राहिम शाह के इतिहास पर। इब्राहिम शाह बीजापुर का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। इब्राहिम शाह ने फारसी के स्थान पर हिंदवी को राजकाज की भाषा बनाया था। हिंदवी का मतलब एक ऐसी भाषा जिसमें कई भाषाओं का मिश्रण हो, जिसे आमतौर पर उर्दू कहा जाता है। तो इसीलिए ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अली आदिल शाह द्वितीय का इतिहास। अली आदिल शाह द्वितीय ने अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम की पुत्री चांद बीवी से निकाह किया था। अली आदिल शाह द्वितीय ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। देखिए, गोल गुंबद के बारे में अब तक बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखें। तो ये गोल गुंबद कहां है? बीजापुर में। और बीजापुर कहां है? कर्नाटक में। अब बात करते हैं इब्राहिम शाह द्वितीय के इतिहास। इब्राहिम शाह द्वितीय को आदिल शाही वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एक पॉइंट पॉइंट करके मैं आपको बता रहा हूं, जो भी शासक होता है और जिस शासक के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ हो, मैं वही पॉइंट बताता हूं। देखिए, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आने की संभावना है, मैं वही आपको बताता हूं। एकदम डिटेल से नहीं बता रहा हूं मैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना काम आए आप उतना ही पढ़िए और उतना ही आपको काम आएगा। वो फालतू का इतिहास पढ़ना बेकार है। तो इसीलिए यहां पे मैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूं, तो उसमें जो आने की संभावना है वही मैं पढ़ाऊंगा। जो आने की संभावना ही नहीं है उसको मैं नहीं पढ़ाता हूं। इब्राहिम शाह द्वितीय को उदार स्वभाव के कारण जगत गुरु और अबला बाबा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको भी आपको ये ध्यान रखना है। यहां पर अबला बाबा और जगत गुरु के नाम से किस शासक को जाना जाता था? इब्राहिम शाह द्वितीय को। इब्राहिम शाह के शासन काल में राज्य की संपूर्ण शक्ति चांद बीबी के हाथों में रही थी। इब्राहिम शाह द्वितीय ने नौरसपुर नगर को बसाया था। देखिए, ये नौरसपुर नगर अगर आधुनिक रूप से देखा जाए तो इसका नाम नौरसपुर नगर नहीं है, नरसापुर है, जो कि तेलंगाना में है। इब्राहिम शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की रचना भी की थी। देखिए, किताब ए नौरस, वैसे तो ये महत्वपूर्ण था, ये प्रश्न यहां से बन सकता था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा पूछा नहीं गया है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है। इब्राहिम शाह द्वितीय के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता की रचना की थी। तो यहां पर देखिए, फरिश्ता को आपको याद रखना है क्योंकि फरिश्ता के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो तारीख ए फरिश्ता की रचना किसके शासनकाल में की थी? इब्राहिम शाह द्वितीय के शासनकाल में की थी। किसने? फरिश्ता ने। इब्राहिम शाह द्वितीय के बाद मोहम्मद अली आदिल शाह तृतीय शासक हुआ था। अब पढ़ते हैं सिकंदर शाह का इतिहास। सिकंदर शाह को बीजापुर के आदिल शाही वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो बीजापुर के आदिल शाही वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? सिकंदर शाह को माना जाता है। 1686 ईस्वी में बीजापुर को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो कब मिलाया था? 1686 ईस्वी में। किसने मिलाया था? औरंगजेब ने। तो यहां से बीजापुर का इतिहास होता है खत्म। अब बात करते हैं अहमदनगर के इतिहास पर। अहमदनगर है कहां, ये पहले जान लेते हैं। अहमदनगर आधुनिक महाराष्ट्र में है। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना 1490 ईस्वी में मलिक अहमद शाह ने की थी। अहमद शाह ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। अहमद शाह ने 1490 ईस्वी में अहमदनगर को बसाया था। देखिए, अहमदनगर को बसाया था, किसने बसाया था? अहमद शाह ने ही बसाया था। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है विशेष तौर पर। अब बात करते हैं बुरहान निजाम शाह के इतिहास पर।
बुरहान निजाम शाह का वास्तविक नाम बुरहान था। बुरहान निजाम शाह अहमदनगर का प्रथम शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण की थी। बुरहान निजाम शाह को अहमद शाह का पुत्र माना जाता है। अब बात करते हैं हुसैन निजाम शाह के इतिहास पर। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो उन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और जो अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं तो उनको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, लेकिन आने की संभावना है तो इसलिए उनको मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। अब बात करते हैं हुसैन निजाम शाह के इतिहास पर। हुसैन निजाम शाह के शासनकाल 1562 ईस्वी में बीजापुर के शासक, गोलकुंडा के शासक और विजयनगर के शासकों ने मिलकर अहमदनगर पे आक्रमण करके खूब लूटा था। इसी आक्रमण का बदला लेने के लिए निजाम शाह ने क्या किया था कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की एक संयुक्त सेना बनाई थी, जो कि एक विशाल सेना थी। और जनवरी 1565 ईस्वी में निजाम शाह ने क्या किया कि विजयनगर पे आक्रमण किया, और 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध को तालीकोटा युद्ध या राक्षसी तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये राक्षसी तांगड़ी एक गांव था और उसी गांव के पास में ये युद्ध हुआ था। दरअसल इतिहासकारों ने इसके दो नाम दिए हैं। कुछ इतिहासकार इस युद्ध का नाम राक्षसी तांगड़ी लिखते हैं, तो कुछ इतिहासकार इस युद्ध का नाम तालीकोटा युद्ध लिखते हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। इस युद्ध में विजयनगर की बुरी हार हुई थी और विजयनगर को पूरा नष्ट ही कर दिया गया था। उस समय विजयनगर के शासक थे सदाशिव राय। सदाशिव राय तो नाम मात्र के शासक थे, लेकिन वास्तविक जो शक्ति थी वो राम राय के हाथों में थी, लेकिन राम राय की इस युद्ध में हत्या कर दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था। इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मुर्तजा निजाम शाह का इतिहास, अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। मुर्तजा निजाम शाह के शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया था। मुर्तजा निजाम शाह के बाद मीरान हुसैन, इस्माइल, बुरहान और इब्राहिम शासक हुए, लेकिन इनके शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, तो इसीलिए मैंने केवल इनके यहां पर नाम लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं मलिक अंबर के इतिहास पर। अहमदनगर का शासक मुर्तजा द्वितीय था, लेकिन वास्तविक सत्ता वजीर मलिक अंबर के हाथों में थी। इसी समय मुगल शासक शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि किसने मिलाया था? शाहजहां ने मिलाया था। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बरार के इतिहास पर। तो बरार कहां है? आधुनिक महाराष्ट्र में है। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना 1490 ईस्वी में फतेह उल्लाह खां इमाद उल मुल्क के द्वारा की गई थी। बरार की दो राजधानियां थी, एलिचपुर और गाविलगढ़ में थी। एलिचपुर और गाविलगढ़, देखिए मैं आपको यहां पर बताना चाहूं कि एलिचपुर भी महाराष्ट्र में है और गाविलगढ़ भी महाराष्ट्र में है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर में मिला लिया गया था। तो कब मिलाया गया था? 1574 ईस्वी में मिला लिया गया था इसको। अब बात करते हैं गोलकुंडा के इतिहास पर। तो गोलकुंडा आधुनिक रूप से देखा जाए तो कहां है? हैदराबाद के पास में है, और ये एक ध्वस्त नगर है। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह द्वारा की गई थी। गोलकुंडा हीरो का प्रसिद्ध बाजार था। वैसे तो गोलकुंडा का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम अगर आधुनिक रूप से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है। गोलकुंडा का राज्य वारंगल के खंडरों पर स्थापित किया गया था। वारंगल आधुनिक कर्नाटक में है। कुली कुतुब शाह के बाद इब्राहिम शासक हुआ, जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। तो आपको यहां पे क्या याद रखना है कि जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सब आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मोहम्मद कुली के इतिहास पर। मोहम्मद कुली को हैदराबाद नगर का संस्थापक माना जाता है, लेकिन ये
पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि हैदराबाद नगर की स्थापना होने से पहले वहां एक गांव था और उसका नाम था भाग्यनगर। ठीक है, तो उस गांव को नगर में किसने परिवर्तित किया था? वो किया था मोहम्मद कुली ने। ठीक है, ये आपको यहां पे याद रखना है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उसको पूरी तौर पे क्रेडिट दे दिया है कि हैदराबाद को किसने बसाया था? मोहम्मद कुली ने बसाया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मोहम्मद कुली ने ही हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया था। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है किसको? चार मीनार को। और चार मीनार के पास में ही एक मक्का मस्जिद है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको ये भी ध्यान रखना है। मोहम्मद कुली को दक्षिणी उर्दू या हिंदवी, जो आधुनिक उर्दू का रूप है, उसका जन्मदाता माना जाता है। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। जो उर्दू है, जो आधुनिक स्वरूप है उर्दू का, उसका जन्मदाता किसको माना जाता है? मोहम्मद कुली को माना जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उर्दू कोई निश्चित भाषा नहीं है, इसमें कई भाषाओं का मिश्रण है और कई भाषाओं के मिश्रण से ही उर्दू का जन्म हुआ था। मोहम्मद कुली के बाद मोहम्मद और अब्दुल्ला शासक हुए, लेकिन इन दोनों के शासनकाल में कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ था जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो। अब बात करते हैं अबुल हसन के इतिहास पर। अबुल हसन को गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक माना जाता है। मैं आपको बता चुका हूं कि गोलकुंडा कहां है? हैदराबाद के पास में है और एक ध्वस्त नगर है। तो कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? अबुल हसन को माना जाता है। 1687 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अब बात करते हैं बीदर के इतिहास पर। तो बीदर आधुनिक कहां है? बीदर आधुनिक कर्नाटक में है। तो बीदर में वारिद शाही वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में अमीर अली वारिद के द्वारा की गई थी। अमीर अली वारिद को ढक्कन का लोमड़ी कहा जाता था। ढक्कन का लोमड़ी का मतलब है कि दक्षिण का लोमड़ी किसको कहा जाता था? अमीर अली वारिद को कहा जाता था। 1619 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बीदर को बीजापुर राज्य में शामिल कर लिया था। किसमें शामिल कर लिया था? बीजापुर राज्य में शामिल कर लिया था। अब बात करते हैं साहित्य, कला एवं प्रशासन पर। प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज दक्षिण के पहले विद्वान थे जिन्होंने फारसी लिपि में उर्दू की पहली पुस्तक मिरात उल आशिकी की रचना फारसी शैली में की थी। तो उर्दू की पहली पुस्तक कौन सी थी? मिरात उल आशिकी। और इसकी रचना किसने की थी? सूफी संत गेसु दराज ने की थी। उर्दू का मुख्यतः जो विकास ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में ही हुआ था। तो इस पॉइंट को भी याद रखें कि अगर कोई भी आपसे पूछे या फिर एग्जाम में पूछा जाए कि उर्दू का मुख्यतः विकास कहां हुआ था, तो दक्षिण भारत में हुआ था। आदिल शाह द्वितीय ने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। देखिए, बीजापुर की राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा को स्वीकार किया था? उर्दू को। और किसने किया था? आदिल शाह द्वितीय ने किया था। इंडो इस्लामिक शैली को मिलाकर ढक्कन शैली का निर्माण हुआ था। इंडो इस्लामिक का मतलब है कि इंडिया और इस्लामिक शैली को मिलाकर ढक्कन की शैली यानी कि दक्षिण की शैली का निर्माण हुआ था। वकील उस सल्तनत, यह प्रधानमंत्री होता था। अमीर ए जुमला, यह वित्त मंत्री होता था। वजीर ए अशरफ, यह विदेश मंत्री होता था। अमीर उल उमरा, यह प्रधान सेनापति होता था। सदर ए जहार, यह मुख्य काजी होता था। और यह वीडियो मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षा के लिए बनाया गया है।